अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ईद के खुसूसी प्रोग्राम के साथ मैं हूँ राहिल बेग। सबसे पहले हमारे देखने वालों को ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। मीठी ईद, जब जिक्र ईद का आता है तो खुशियों की बात होती है, अपनों की बात होती है और कहते हैं कि ईद तो होती ही अपनों के साथ है, मगर वो अपने भी बहुत याद आते हैं जो हमसे कहीं दूर चले जाते हैं। और ख़ास कर ईद का जब मौका हो तो इस मौका पर उनकी याद शिद्दत से आती है। और ऐसे कई बेशुमार नाम और बहुत सारी शख्सियात जो पहले हमारे साथ थे या इस ईद पर नहीं हैं और उन्हें कई साल गुजर गए, मगर उनकी जो कमी है उसको कभी भी पूरा नहीं किया जाता। और यही मौके होते हैं जिनमें हम अपनों को याद करते हैं, अपनों की बातें करते हैं और जाने वालों के साथ जो वक्त बीता होता है उसे कभी भी भुलाया नहीं जाता। तो आज हम मौजूद हैं पाकिस्तान के एक ऐसे अदाकार के घर पर जिन्होंने दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है और उन्होंने चेहरों पर हमेशा खुशियां दी हैं, हमेशा लोगों को हंसाया है और हमेशा हंसाते रहे हैं। चाहे वो पाकिस्तान की बात हो, दुनिया भर में जहाँ जहाँ लोग अफसुर्दा थे, जब भी उन्होंने उनका काम देखा तो खुशी से खिलखिला उठते थे। उन्हें कॉमेडी किंग का भी खिताब मिला और मेरी मुराद है उमर शरीफ साहब से, जो कि गो के हम में मौजूद नहीं है, जबकि उनका जो टैलेंट है, उनका जो काम है वो आज भी लोगों में ज़िंदा है और लगता है कि उमर शरीफ हम में यहीं कहीं मौजूद है। और आज आपकी मुलाकात करवा रहे हैं मिसेस उमर से। सरी उमर हमारे साथ हैं, तो आइए आपकी मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाभी, सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी मुबारक और आपके तमाम नाजरीन को, देखने वालों को, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। बिल्कुल जी, खुशी का ये मौका है, ईद की बात कर रहे हैं। यकीनन जाने वाले की कमी को कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता और वो एक ऐसा चेहरा जिनका मिशन ही था कि लोगों को सिर्फ हंसाएं। और अक्सर वो कहा भी करते थे कि मेरा काम है लोगों को हंसाना और मैं हूँ खादिम आपका पुराना। तो उनके बगैर यकीनन ईदें उदास होंगी, मगर ज़िंदगी है और ये चीज़ें हैं, हमें चलना पड़ता है वक्त के साथ साथ। तो उमर भाई को ये तो नहीं कहूँगा कि याद नहीं आती होगी, मगर जब इस तरह के ख़ास मौके आते हैं तो उस वक्त कितना मिस करती हैं उमर भाई को? देखिए, सबसे पहले तो रमज़ान से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि कराची में ईद का ड्रामा होना लाजमी होता था, तो पूरे कराची को इंतज़ार होता था। उसके बाद फिर वही ड्रामा वीडियो पे रिलीज़ होता था तो पूरी दुनिया को इंतज़ार होता था कि ईद का ड्रामा आएगा। जैसे इंडिया में इंतज़ार किया जाता है कि कौन सी मूवी आएगी और सिनेमा में रश होता है, तो पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा क्रेज़ था वो था उमर शरीफ के ड्रामे का। तो वो जो रमज़ान का पहले से ही स्टार्ट हो जाता था कि उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस होना, फिर वो जो अफ्तार पार्टियाँ होना, तो और फिर ड्रामे की रिहर्सल्स लास्ट के दिनों में जो रिहर्सल्स होती थी। तो वो जो हमारी रमज़ान था ना, वो एक फेस्टिवल की तरह, वैसे एक इस्लामी फेस्टिवल तो था, लेकिन एक उमर के ड्रामे की वजह से भी हमारी एक वो रहती। और देखिए, एक ख़ास रिवायत रही है कि ईद पर ड्रामा देखने लोग ज़रूर जाते हैं और थिएटर देखे बगैर ऐसा लगता है कि आज भी ईद अधूरी सी है। अब फिल्म देखने भी लोग इसी तरह से जाते हैं, मगर जब उमर शरीफ का टाइटल पे नाम आता था और ड्रामा लगता था तो उसकी जो एडवांस बुकिंग थी वो भी शुरू हो जाती थी और हाउसफुल होते थे, तो लोग इंतज़ार में होते थे। और इंडिया में उनके बेशुमार ड्रामे बकरा किस्तों पे आज भी वहाँ पे पसंद किया जाता है। फिल्म के अंदर उनकी जो इंडिया की मूवी है उसमें उनके सीन कॉपी किए गए और बहुत सारे ऐसे बेशुमार काम हैं। तो आप क्योंकि ख़ुद भी आर्टिस्ट रही हैं, फिर उसके बाद उमर भाई के साथ साथ ही होती थी, तो अब की ईद पर और पिछली 2 ईदों से हम देख रहे हैं कि उमर शरीफ स्टेज पर नहीं है। तो उनके जाने के बाद जो एक कमी देख रही हैं, क्या कहेंगे? स्टेज तो देखिए ख़त्म हो गया, वो तो उमर शरीफ के साथ ही स्टेज ख़त्म हो गया, क्योंकि जो उमर शरीफ के साथ जिन्हें उन्होंने तैयार किया था तो वो तैयार ही नहीं हो सके। वल्गैरिटी और जो जिस तरह के ड्रामे होते हैं, और फिर वो आज भी उन्हीं ड्रामों को घुमा फिरा के नाम चेंज करके तो वही काम हो रहा है। तो वो उमर शरीफ को पब्लिक ने रट्टा हुआ है। बिल्कुल, और जो बामे अरूज कराची स्टेज को उमर शरीफ ने दिया है दुनिया भर में, और इसी तरह लाहौर में जब वो स्टेज करते रहे और वो जो उनका लाहौर थिएटर था उसमें भी लाहौर को भी इंटरटेन किया, और क्योंकि आर्टिस्ट पूरी दुनिया का होता है
तो अब स्टेज ड्रामा देखती हैं, कभी दिल चाहता है देखने का ये ईद के मौका पर कि कभी जाऊं देखूं क्या हो रहा है? नहीं, क्योंकि पता नहीं क्यों मेरी एक वो है, मैंने उमर शरीफ से बड़ा आर्टिस्ट किसी को कभी समझा नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उमर शरीफ के बाद थिएटर ख़त्म हो गया, और मुझे लगता है कि पाकिस्तान में थिएटर अब नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी वजह ये कि वो कोशिश भी नहीं करते। क्योंकि मोइन अख्तर साहब हों या उमर शरीफ, इन लोगों ने थिएटर को ना बड़ी मुश्किल से खड़ा किया था। कि मुझे याद है, बल्कि हमने सुना था कि एक ज़माने में जो सिनेमा थे वो थिएटर में कन्वर्ट हुए थे उमर शरीफ के आने के बाद। तो अब वो ही उमर शरीफ के जाने के बाद क्या हुआ, वो ही थिएटर दोबारा से कोई शॉपिंग मॉल बन गया, कोई कहीं फ्लैट बन गया, तो वो ख़त्म हो गया। और आप कराची में देखिए कि बिल्कुल थिएटर है ही नहीं। अभी ये लोग करते हैं मगर पब्लिक नहीं जाती, क्योंकि फैमिलीज तो नहीं जाती। अच्छा, एक वक्त था कि जब फैमिलीज की बड़ी तादाद आती थी और ईद पे लाइनों में लगकर धक्के खाकर, और कोशिश होती थी किसी तरह टिकट मिल जाए, और उस वक्त तो टिकट ब्लैक भी हुआ करते थे और ब्लैक में लोग। भाई मुझे याद है ना कि हम लोग चांद रात तक उमर की रिहर्सल चलती थी। फिर एक उमर का एक मज़ा ये आता था कि उमर तमाम आर्टिस्टों को लेके तो हम लोग जाते थे तारिक रोड पे, वहाँ पे कुर्ता गली पे। तो वो मुझे आज भी याद है कि जितने मेल आर्टिस्ट होते थे उनको उमर ने कहा होता था कि भाई तुम सब लोगों ने अपनी पसंद के कुर्ते लेने, वो सब उमर की तरफ से होते थे। अच्छा, ईदी होती थी? हाँ, नहीं ईदी अलग होती थी। अच्छा, वो ये गिफ्ट होता चांद रात की शॉपिंग उमर सब आर्टिस्टों को कराते थे थिएटर के। फिर उसके बाद लड़कियां अपने लिए कुर्ते शलवार ढूंढ रही होती थी, तो वो हम लोग चांद रात की शॉपिंग करते थे। और कई दफ़ा ऐसा होता था कि मेरे ख्याल में उमर वाहिद ही आर्टिस्ट होंगे जिनके लिए मॉल दोबारा खुले हैं कि बंद हो, क्योंकि ज़ाहिर है रात हम तो सुबह 4 बजे 5 बजे 6 बजे तक हमारी रिहर्सल होती थी, तो उसके बाद हम लोग मॉल जाते थे। तो वो ईद का जोड़ा जो होता था ना, वो मेरा जो है ना वो उमर की पसंद का ही होता था। मैं कितने जोड़े बना लूँ मगर ईद का जोड़ा वो उमर नहीं दिला रहा था। तो कई दफ़ा ऐसा होता था कि मॉल्स बंद हो चुके होते थे लेकिन खुल रहे होते थे वो दोबारा। उमर की मखसूस शॉप थी जहाँ से उमर शॉपिंग करते थे, तो हम वहाँ जाके वो शॉपिंग करते थे। तो वो चांद रात की एक रौनक होती थी। फिर वो मेरे घर में होता था कि हमने जो है ना मेहंदी का इंतज़ाम किया हुआ होता था कि मेरी बहनें हैं, मैं हूँ, हमारी दोस्तें वगैरह हैं। तो उमर ने ना घर पे, उमर मुझे कहीं पार्लर नहीं जाने देते थे, और घर पे पार्लर बना लेते थे कि ये चांद रात को मेहंदी लगाने वाली यहाँ मौजूद होती थी घर में, और एक रौनक माशाल्लाह लगी होती थी। और मेहमान नवाज थे। मेहमान नवाज सोचे कि उमर हैदराबाद के वो जो मशहूर केक है वो हमारे यहाँ ऑर्डर पे आते थे, और वो सबको ईद के दिन सबके घर जाते थे उनके दोस्तों में की बात है। और क्योंकि ईद का मौका है और खुशी का मौका है, तो भाभी बहुत सारे लोगों को अभी भी नहीं पता होगा आपकी उमर भाई की पहली मुलाकात कैसे हुई, किस तरह से शादी के बंधन में आप लोग बंधे। तो इस ईद पर आप हमारे व्यूवर्स के साथ ज़रा शेयर करें यादें, ये किस तरह से आपकी मुलाकात। मैंने जो पहला ड्रामा किया वो मैंने मोइन अख्तर साहब के साथ किया। तो जब मैंने उनके साथ पहला ड्रामा कर लिया, उसके बाद फिर मैंने 2-3 वनडे ड्रामे किए शकील सिद्दीकी, रऊफ लाला के साथ। अब जब मुझे हुआ कि मैं तो हर ड्रामे में मुझे ऑफ़र होने लगी, ज़रूरत ही बन गई कि जी हर ड्रामे में थिएटर में चाहिए। तो वो एक होता है कि भाई अब तो हमारी पेमेंट बढ़ाई जाए। अब तो फ़ौरन हमने कहा कि जी हम तो ये पेमेंट नहीं लेंगे, तो हमारी पेमेंट बढ़ाई जाए। तो उस पर किसी ने कहा कि भाई इस तरह पेमेंट नहीं बढ़ती है, उस आर्टिस्ट की पेमेंट बढ़ती है जो उमर शरीफ के ड्रामे में काम करता है। मैंने कहा क्यों? कहेंगे क्योंकि भाई उमर शरीफ के ड्रामे में जो आर्टिस्ट आ जाता है वो पब्लिक की डिमांड बन जाता है, क्योंकि पब्लिक उसे जानती है, फिर पब्लिक की डिमांड में। तो मैंने कहा कि भाई मुझे तो उमर शरीफ के साथ ड्रामा करना है। मगर उस टाइम उमर लाहौर चले गए थे, उनकी मूवीज़ वगैरह बहुत चल रही थी वहाँ पे, लाहौर थिएटर था। तो लेकिन ईद का उमर ने वादा किया हुआ था कि ईद का ड्रामा उमर कराची में करते। तो हमने कहा कि भाई हमें भी उमर शरीफ साहब से मिला दिया जाए। तो उन्होंने कहा भाई हम मिलवा देंगे, मगर उमर टीम खुद बना के भेजते हैं, वो हर किसी आर्टिस्ट के साथ परफॉर्म नहीं करते, क्योंकि वो एक्सटेम्पर बोलते हैं बहुत ज़्यादा वो ना, तो हर आर्टिस्ट घबरा जाता है। उनकी जो टीम है आपने देखा होगा कि वो इतनी माशाल्लाह यूज्ड टू हुई भी थी कि वो उमर के आँख का इशारा भी समझती थी। और उमर जो उस टाइम स्टेज पे खड़े होकर जुमले बता रहे होते ना, तो ये बोलो तो फौरन से बोलते थे। तो मैंने कहा अच्छा भी मिला दे। तो मेरा क्या हुआ कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनका ड्रामा था मामू मजाक मत करो, जिस पे इंडिया की फिल्म बनी है मुन्ना भाई MBBS। वो मामू मजाक मत करो, उस ड्रामे में पहली दफ़ा मैं उमर से मिली। और अगर आप वो ड्रामा देखें और वो सीन देखें तो उसमें भी उमर कह रहा है तुम्हारी शादी तो मुझसे ही होनी है, और मैं सर हंस रही हूँ ये क्या बोल रहे हैं। तो इस तरह मेरी उनसे मुलाकात हुई।
और उसमें मेरा एक ही सीन था, लेकिन उसके बाद जो सेकंड ड्रामा किया बेबी समझा करो, तो उसमें मेरा टाइटल रो था। समझ गई कि मैं बीवी हूँ। फिर उसके बाद ऐसा, लेकिन इतनी जल्दी नहीं, उनको बहुत 4 Time साल लगा। लगे हैं, लेकिन 2003 में फिर हमारी शादी हो गई। और क्योंकि जब आपने सोचा होगा कि जी इनके साथ आने से पेमेंट बढ़ जाती है, तो फिर वो अल्लाह ताला ने ऐसा किया कि वो आपकी ज़िंदगी में भी आ गए और माशाल्लाह से उनके बाद फिर आपको पेमेंट भी खत्म हो गई। पेमेंट ही ख़त्म हो गई। और फिर क्योंकि आप उमर भाई के साथ सोती थी, होस्टिंग भी करती रही आप। बिल्कुल, मैं जब भी, क्योंकि मैं उम्र के अलावा नहीं, मैं उन बीवियों में से नहीं हूँ कि शौहर घर में बैठे हों और बीवी शूटिंग पे चली जाए, घर से बाहर चली जाए। मैं तो इसलिए फिर मैंने जो है टीवी और ये सब काम मैंने छोड़ दिया था खुद से ही। लेकिन उमर को पता था कि ज़रीन को शौक़ है, तो मैं जब बाहर जाती थी, हम लोग उमर के जो शोज़ वगैरह होते थे, तो मैं उनको ज़रूरत नहीं होती थी, बट वो फिर भी मुझे साथ अपने होस्टिंग के लिए रखते थे। तो मैं उनके साथ जो है ना, बाहर जितने भी मैं दुनिया में गई हूँ, तो मैं उनके साथ परफॉर्म करती बिल्कुल थी। इंटरनेशनल टूर्स पर ज़री उमर उनके साथ ही होती थी। और गुफ्तगू का ये खूबसूरत सिलसिला जारी है, मगर यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारी यादें होंगी, और ज़री उमर हमारे साथ है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, और बात हो रही है ईद की, और आज आपकी मुलाकात करवा रहे हैं मिसेस उमर शरीफ से, यानी कि ज़री उमर से, और उनकी भी कुछ बातें हो रही हैं। और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि ज़री गज़ल ज़री उमर कैसे बनी और किस तरह से उनका ये ताल्लुक़ जो है उमर शरीफ साहब के साथ जुड़ा, और अभी तो बहुत सारी बातें बाकी हैं। तो भाभी, जैसे अब आप उनकी ज़िंदगी में आ गई, तो फिर उमर भाई ने आपसे कहा कि अभी आप काम छोड़ दें, या फिर आपने अपनी मर्ज़ी से ही काम करना छोड़ दिया? नहीं, उन्होंने मुझे कभी नहीं कहा, क्योंकि मैं उनकी प्रोडक्शन हाउस भी संभालती थी। और उसके बाद भी अगर देखा जाए तो जैसे हमने अपनी सीरियल किए, बहरूपी हमने एक सीरियल की थी, तो उसमें भी मैंने काम किया, या अभी हमने TV1 पे जो शो किया था, तो मैं भी उनके साथ होस्टिंग करी। तो उन्होंने मुझे कभी नहीं कहा, मैं खुद से नहीं करती थी। हाँ, उमर के जो प्रोग्राम होते थे उन सब में मैं हूँ। शादी के बाद के वो सारे मेरे थिएटर के ड्रामे जितने हैं, तो मुझे उमर ने कभी नहीं कहा कि छोड़ दो। हाँ, मैं किसी और के साथ नहीं करना चाहती थी, कि मुझे लगता था कि अब ज़रूरत नहीं है। और देखिए, ये बहुत मुश्किल काम होता है जब आप बिल्कुल लाइमलाइट में आ जाएं, लोग आपको पहचानने लग जाएं और आप स्टार बन जाएं, और फिर एक स्टार की आप वाइफ हो और वही काम कंटिन्यूसली हो रहा है, और देखते हो उस काम को छोड़ देना, ये बड़ी बात होती है। कंट्रोल करना पड़ता है ना अपने आप को, क्योंकि एक आर्टिस्ट को तो तस्कीन ही तब मिलती है जब वो काम कर रहा होता है। मगर ये आपकी बड़ी बात है कि आपने अपनी मोहब्बत को और अपनी जो बीवी का जो किरदार है उसको बेहतर अंदाज से अपनाया है, और आखिरी दम तक, बल्कि आखिरी सांस तक आप जर्मनी में उनके साथ थी। यहाँ से पाकिस्तान से जर्मनी और जर्मनी से वापस आने तक साथ साथ थी। तो कुछ उमर भाई की हैप्पी बातें करते हैं, अच्छी बातें करते हैं, और क्योंकि वो कहते थे कि मेरी इस तरह की तस्वीरें भी आप सोशल मीडिया या उस पर ना चलाएं, और क्योंकि जो हंसने वाला होता है, हंसाने वाला होता है, वो चाहता है कि लोग हंसते रहें और अच्छा वो उनको दिखाएं। अच्छा, दुनिया भर में उमर भाई ने काम किया, ख़ास तौर पर हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा क्रेज़ है वो सरहद पार का है। इंडिया में भी बेशुमार काम किया, और इंडिया के बड़े बड़े कॉमेडियंस किस तरह से मिलते थे उमर भाई से, क्योंकि आप उन तमाम टूर्स में साथ होती थी, क्या कहेंगी? उमर ने जितना इंडिया में कहें, इंडिया नाम तो ले सकते हैं? जी। हाँ, अच्छा, क्योंकि वो PTV नहीं लेने देता। सरहद पार किया था? हाँ, असल में सरहद पार जितना उमर ने काम किया नहीं, जितना उमर ने काम छोड़ा है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े शो। लेकिन जहाँ तक मैंने आर्टिस्टों की बातें, जैसे मुझे याद है जब उमर को फर्स्ट जी सैन अवार्ड उमर कर रहे थे, तो मेरा एक वो था कि भाई उमर, मैंने शाहरुख खान के साथ भी तस्वीर खिंचवानी है, सलमान खान के साथ भी, फलां के साथ भी। एक होता है ना कि बहुत इन लोगों से हमें मिलने का शौक़। मगर आप यकीन जाने, जब मैं इन लोगों से मिली तो फ़ैन, ऐसे वैसे फ़ैन, मैंने अगर उमर शरीफ बैठे हैं ना, तो मैंने अक्षय कुमार को बैठे हुए नहीं देखा। गोविंदा उनके पैरों में बैठ रहा है, शाहरुख खान पप्पियों पे पप्पियाँ कर रहा है, सलमान खान जैसा मगरूर आदमी भी यूं हाथ बंद करके खड़ा है। मैंने एक आर्टिस्ट से नहीं कहा कि मेरी तस्वीर खिंचवा लो। मैं कह रही हूँ, मैं तो खुद इतनी बड़ी सेलिब्रिटी की बीवी हूँ, जिसके साथ खड़े हो रहे हैं ये आर्टिस्ट, और मतलब तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। और देखिए, बिल्कुल वो तमाम आर्टिस्ट जिनका इतना ज़्यादा क्रेज़ है, दुनिया भर में लोग उन्हें पसंद करते हैं, और उनका भी बड़ापन है कि वो फनकार को रिस्पेक्ट देते हैं। तो मगर हमारे यहाँ थोड़ा सा उल्टा है, और हमारे यहाँ बस जो आर्टिस्ट थोड़ा सा आगे बढ़ने लगता है तो शायद उसका कद निकल आता है या पड़ निकल आते हैं। मगर उमर भाई से पाकिस्तान में भी फ़नकार उसी तरह से मोहब्बत करते थे, चाहे वो अमानुल्लाह साहब हों,
कॉमेडी की बात करें कि पाकिस्तान के कोई भी फिल्म स्टार हों और अदाकार हों, सब उसी मोहब्बत के साथ आते थे। और बल्कि इंटरव्यू के दौरान उन सबको डर लगता था कि कोई ऐसी बात ना हो जाए जिससे खिंचाई ना हो जाए। और उमर भाई का शरीफ शो कितना बेहतरीन शो था। और आपको खुद उनकी कौन सी फिल्म ऐसी है अच्छी लगती है, ये कौन सा ऐसा ड्रामा जो अब भी आप कभी चाहती हैं कि मैं ये वाला ड्रामा देखूं उनका? मैं उनके पहले ड्रामा से लेके ना बकरा किस्तों से लेके उनके सारे ड्रामे ना मुझे याद हैं मुँह ज़बान में, एक एक ड्रामा, एक एक डायलॉग। आओ सच बोले मेरा फेवरेट ड्रामा था। बकरा किस्तों पे तो मतलब वो तो उसकी तो ख़त्म ही कर देना बात। लेकिन मेरा आओ सच बोले, मामू मजाक मत करो, ये वाले ड्रामे और इस तरह के ड्रामे मेरे और 420 उनकी जो फिल्म थी मिस्टर 420, वो मैंने कई दफ़ा देखी है। बिल्कुल। और मिस्टर चार्ली भी मुझे पसंद। बिल्कुल, फिल्मों में भी उनका काम खासा पसंद किया गया जी। और रीमा के साथ भी उन्होंने फिल्म में एज अ हीरो के साथ, और रीमा, खुशबू और ये तमाम अदाकार, रीमा मतलब कई आर्टिस्टों ने इंट्रोड्यूस करवाए हैं, जिसमें शकीला कुरैशी हैं, रूबी नियाजी हैं, नरगिस हैं, ये सब आर्टिस्ट उमर लाए। शाज़िया मंजूर को सिंगर एज ए सिंगर उमर ने मुतारिफ करवाया। तो कई आर्टिस्ट, ये तमाम वो लोग हैं जो अपने अपने शोबों में एक नुमाया मुकाम रखते हैं। शाज़िया मंजूर प्लेबैक सिंगिंग के हवाले से अपना एक अलग मकाम रखती हैं और इसी तरह शकीला कुरैशी ड्रामों में भी रही, फिल्म में भी रही। और नरगिस ने तो फिर बहुत ज़्यादा कमाल किया और स्टेज पर मेरे ख्याल से दोबारा उनके बाद ऐसी कोई आर्टिस्ट नहीं आई है जिस तरह से जो फेम उन्होंने हासिल किया। तो आपको क्या लगता था, कभी जेलसी होती थी उमर भाई जब इन सब हीरोइंस से मिलते थे, उनके साथ काम कर रहे होते थे, तो आपको जेलसी कोई होती थी? सिर्फ काम नहीं कर रहे होते थे, उमर की इनसे सबसे बहुत दोस्ती थी। तो या सिर्फ आप आंख का इशारा करती थी कि उमर दूर हो जाए? नहीं, अब बस इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मेरे आने के बाद उमर ही खुद इतने वो सही हो गए कि उनको बस एक वो हो गया कि बस फिर हर जगह, फिर जब मैं साथ होती थी तो फिर बीवी फिर ऐसी होनी चाहिए ना, जब उसके अलावा फिर कोई नज़र ही ना आए। और ये मोहब्बत की बात होती है। देखिए, कहते हैं ना कि इंसान के रहने के लिए सबसे अच्छी जगह जो होती है वो उसका दिल होता है और वो दिल में उतरने के लिए मोहब्बत ज़रूरी है, अल्फाज ज़रूरी है। अल्फाज ऐसे होने चाहिए आप किसी के दिल में उतर जाएं, अल्फाज ऐसे नहीं होने चाहिए कि आप दिल से उतर जाएं। फिर आपका इखलाक, मोहब्बत, बातें, ये सब चीज़ें होती हैं जो आपको रिश्तों को मजबूत बनाती हैं। तो अपने रिश्तों को बेहतर और मजबूत बनाने के लिए हमेशा खुश इखलाकी से पेश आएँ, मोहब्बत से पेश आएँ। तो जो रिश्ते हैं ये जुड़े रहेंगे, मोहब्बतों में रहेंगे। और कोई शरारती तो थे उमर भाई, और तो क्या शरारत करते थे आपके साथ, या कभी सेट पर कोई ऐसी बात, उनकी शरारत, कोई ऐसी चीज़? मतलब उमर जैसे थिएटर में नज़र आते थे, उमर तकरीबन वैसे ही थे। मतलब घर में भी उमर ऐसे ही थे, हंसी मजाक हमारा चलता रहता। तो शरारतें मतलब बस उमर के साथ लड़ना बहुत मुश्किल था। हाँ, अब आपने लड़ाई, अब आपकी किसी भी बात पे लड़ाई है, जैसे उन्होंने एक बार क्या, मेरी सालगिरह थी तो उन्होंने मुझे ना विश किया, ना वो आए ना वो, तो मैं हर साल उनकी एक सरप्राइज़ बर्थडे हमेशा हर साल 20 साल से मैं कर रही हूँ। तो अब मुझे उन्होंने जो है ना वो नहीं किया और उसके बाद मैं अपनी दोस्तों को फ़ोन करके बस ख़त्म हो गई बात, अब तो बस मैं कोई सालगिरह नहीं करूँगी, किसी चीज़ में विश नहीं करूँगी, अब भूल जाओ, मैं अपनी। अब फिर उन्होंने मुझे नहीं पता था, उन्होंने वो सब अरेंज किया हुआ था पूरा, आपको सरप्राइज? हाँ, वो मुझे सरप्राइज़ दे रहे थे। अब मुझे फिर मेरी दोस्तों को, जैसे गज़ाला जावेद की बात हुई थी, गज़ाला जावेद और उमर के दोस्त नहीं, मैं बाची भाई, उनको बोला कि ज़रीन को लेके आओ। अब मैरियट में, अब वो कह रहे हैं चलो हम तुम्हें खाना खिलाने लेके चलते हैं ज़रीन, अगर उमर ने सालगिरह नहीं की। मैंने कहा नहीं, उमर से तो बस मैं बहुत नाराज़ और ये वो, लेकिन खैर गज़ाला बाजी मुझे ज़बरदस्ती ले गई, अच्छा चलो आओ मैं तुम्हें खाना खिला के लेके आती हूँ। अब जब मैं वो मैरियट में इंटर हुई हूँ और मैंने देखा तो जैसे गेट ओपन हुआ है और सारे आर्टिस्ट और सब खड़े हुए, हैप्पी बर्थडे, मैं तो डर ही गई। तो और उमर सामने खड़े हुए हैं और वो, तो उमर की बहुत ज़्यादा वो शरारती थे। अब अक्सर ऐसा होता था कि मैं जितने भी टूर पे गई हूँ मुझे कभी नहीं पता होता था कि मैंने जाना है, अचानक सरप्राइज, अचानक। अब सोचे कि हम रात को इस तरह बैठे हैं और 2 बजे उमर कह रहे हैं कि तैयार हो जाओ, 4 बजे हमें निकलना है, लंदन की फ़्लाइट है। मतलब कौन तैयार हो सकता है? और आप इंटरनेशनल टूर पे जा रहे हैं, इंटरनेशनल टूर, और गर्मी, आप कराची में गर्मी में बैठे हैं, लंदन की सर्दी, और आपको वो ड्रेसेस निकाले। मैं कह रही हूँ उमर, मतलब आदमी बता तो देता। नहीं, मैंने कहा उमर मैं पॉलर नहीं गई, कुछ तैयारी, अरे वहाँ सब कुछ है, वहाँ कर लेना, तुम्हें क्या ज़रूरत है फला। तो वो अच्छा, मुझे आदत भी पड़ गई थी कि मैं 5 मिनट में रेडी हो जाती हूँ। फिर मैंने क्या कर लिया था कि मैंने बैग बना लिए थे
ऑस्ट्रेलिया का बैग, लंदन का बैग, अमेरिका का बैग, सारे बैग बना के तो उमर सरप्राइज देते थे, तो मैं पहले ही कहती बोलते हाँ, मैं थे तैयार। मैं इजी हूँ, बस मैंने बैग उठाना है और चल पड़ना है। तो और उमर की शरारतें तो खैर बहुत ज़्यादा होती थी, हंसी मजाक उनका। खाने के भी शौकीन थे। खाने के शौकीन थे, खिलाने के बहुत शौकीन थे, और उनको होता था बस चीज़ें ज़्यादा हो, खाना खाते थोड़ा थे, बल्कि उनको ज़्यादा मोटापा नहीं पसंद था ना, तो वो औरतों का भी मोटा होना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता था कि मैं उनके सामने ना, कि वो कहते थे ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, मोटे हो जाते हैं ये वो, तो मैं क्या करती थी, अब मैं भी खाने पीने की शौकीन, तो मैं क्या करती थी उनके सामने ब्राउन ब्रेड और नाश्ते में वो अंडा खाया, और अंदर जाके किचन में जाकर पराठा खाया। मैंने कहा ये क्या, ना खाते ना खाने देते। लेकिन उनको खाने का शौक़ था, और मुझे खाना सजा के लाने का शौक़ था कि उनको अच्छे से उनकी जिस और कहते हैं ना कि बीवी जो है खाने के रास्ते ही दिल में उतरती है। अगर बीवी अच्छा खाना बनाती है और मज़ेदार खाना, और उसको सजाकर सलीके और तरीके से लाती है, तो शायद ये भी वजह होगी कि आपने अपनी जगह उमर भाई के दिल में बनाई। और खाने का जायका भी तभी आता है जब आप उसे मोहब्बत और चाहत से बनाते हैं। चाहत ही का जायका आपके खाने में जाता है। तो आप खुद क्या अच्छा बनाती हैं और क्या फरमाइश करते थे उमर भाई? कभी दिल चाहता था तो क्या कौन से खाने आपके लिए उनको कोफ्ते बहुत पसंद थे, और मेरे हाथ के उन्हें कोफ्ते, अपनी अम्मी के बाद उन्हें अगर किसी के हाथ के कोफ्ते पसंद थे तो वो मेरे हाथ। उसके अलावा वो फ़िश बहुत शौक़ से खाते थे, तो फ़िश तो हमारे यहाँ दूसरे तीसरे रोज़ पकती थी। अब उसमें मैं कभी ग्रिल फ़िश बनाती थी, कभी फ़िश कढ़ाई, वो मुख्तलिफ़ करके, क्योंकि फ़िश के बहुत शौकीन थे कि फ़िश तो लाजमी होनी चाहिए। तो फरमाइशें यही होती थी। मीठा खाने के बहुत शौकीन थे, शुगर थी मगर फिर भी मीठा खाने, अगर आप मीठा ना भी बनाएं तो भी उनके पास एक बहाना तो होता था, क्योंकि जुमेरात को देते थे न्याज, तो वो आती थी, पूरी मिठाइयों के टोकरे आते थे, वो जो सब जगह तकसीम होते थे, और वो हर जुमेरात को होता था कि वो मस्जिदों में भी जाते थे, मगर अब वो उमर कहते ये न्याज है ना, इससे कुछ नहीं होता, तो वो ये चख लेते हैं। बिल्कुल जी, चख लें और उससे कुछ नहीं होता। मगर यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, मिलते हैं एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन, और आज ईद का दिन है, और ईद का दिन होता है अपनों के साथ। उमर शरीफ आप सबके अपने हैं, और उनकी बेगम के साथ उन्हीं की बातें, उन्हीं के किस्से हो रहे हैं। और दुनिया भर में आज भी जो फैंस हैं वो चाहते हैं कि जो उनके स्टार्स होते हैं उनके बारे में हम कुछ जानें, बात करें, और वो जो चीज़ें हैं, वो बातें हैं, वो कभी भी पुरानी नहीं होती हैं। और ज़री उमर हमारे साथ मौजूद हैं। तो ब्रेक पे जाने से पहले बातें हो रही थी उमर भाई के कुछ खाने की, कि कोफ्ते आप बड़े अच्छे बनाती हैं, और कभी उमर भाई को खुद शौक़ हुआ कुकिंग करने का? नहीं, वो उनको किचन में जाने का भी शौक़ नहीं था। हाँ, उन्हें एक चटनी बनाने आती थी, और चटनी का बहुत एक इंटरेस्टिंग वाक़या, मतलब वो चटनी कभी उन्होंने ज़िंदगी में कभी बनाई नहीं है, मगर वो बताते थे। नहीं, वो बताते नहीं थे, वो कहते थे वो मैं बनाऊंगा, और आप यकीन जाने उसकी चीज़ें वो सबसे इतनी कटवा लेते थे। अब जैसे वो कहते थे मैं ये चटनी, इससे अच्छी चटनी टमाटर की चटनी हो नहीं सकती, वो टमाटर की चटनी थी। तो हम कहते थे बताएं, हाँ वो बनाएं उमर आप, हाँ हाँ मैं बना लूँगा, बस एक काम करो तुम 1 किलो प्याज काट दो, 1 किलो हरी मिर्च काट दो, और 2 किलो टमाटर काट दो। अब सोचे 2-2 किलो, अब ये चलो हम पाकिस्तान में तो कर नहीं, बल्कि खाना बन गया। नहीं, पाकिस्तान में तो आप ये कर सकते, वो बनाते तो मुझे पता है ज़्यादा ही बनाते, उनका तो होता, लेकिन चलो बना तो लेते ना, लेकिन वो कट जाती थी, उसके बाद वो बनती नहीं थी। अच्छा चले, हमने तो ये बर्दाश्त कर सकते हैं, हमारे तो हेल्पर है। अब हम अमेरिका में, अब उमर के फ्रेंड के घर में, आपको पता है वहाँ तो कोई नौकर नहीं, कुछ नहीं। अब उनकी उमर इसी तरह बता रहे थे कि एक चटनी आती है मुझे बनाने, अब सब वो शुरू हो गई हैं, उमर भाई बनाए ना बताए, कह रहे हैं लेकिन बनाऊँगा मैं। अब वो कहने लगे हाँ हाँ, तो उमर ने कहा तुम्हें कहाँ आप करें, उमर ने कहा तय हुआ कि भाई मेहमानों को भी बुला लेंगे और ये वो। अब उसके लिए सोचे, उन्होंने बोला कि 2 किलो प्याज कटेगी, 3 किलो उसमें हरी मिर्चें कटेंगी, 4-5 किलो टमाटर। अब मैं भाभी को इशारा कर रही हूँ नहीं, चटनी कुछ मैंने कहा नहीं उमर आप कहाँ बनाएंगे, छोड़े ना छोड़। अब मैं, क्योंकि मुझे पता था गुस्सा हो जाएगा अगर मैं खुल के बोल दूँगी कि नहीं बनाएंगे ये, तो अब वो कह रही नहीं उमर भाई मैं काट दूँगा। वो बेचारी, वो औरत जिसने कभी ज़िंदगी में किचन में काम ही नहीं किया था, अब वो खड़ी हुई प्याज और उसने काटी, उसके आँखों में आंसू, उसके हशर नशर। और उसके बाद जब कट गई, मैंने कहा अभी आता हूँ करते करते उमर साहब बाहर चले गए, बाहर से खूब चीज़ें ख़रीद के लिया और वो चटनी नहीं बनी, और वो बेचारी पैक करके रख रही। मैंने कहा भाभी मैंने तो पहले ही कहा था उमर नहीं बनाएंगे, वो किचन में कभी नहीं जाते हो। मगर उन्हें शौक ज़रूर था, मगर उन्होंने चटनी नहीं बनाई। ये भी मोहब्बत है कि चले जी सब आपस में मिले हुए हैं और आपस में एक शुगल आप कह लें, तफरी चल रही है, तो ये अपनायत का एक सिलसिला होता है। और बात कर लेते हैं आखिरी ड्रामा, उसमें भी आप उमर भाई के साथ थी
और यूएसए में उनका वो ड्रामा पेश किया गया था। तो पाकिस्तानी फैंस तो इतना पसंद करते हैं, तो इंटरनेशनल भी लोग इस तरह से ही मिलते थे उमर भाई से। बिल्कुल। उमर ने 88 से जब उमर ने बकरा किस्तों पे सबसे पहले ड्रामा किया था, उसके बाद से ही उमर का एक ड्रामा शोज़ उमर शरीफ के नाम से शोज़ होना, मतलब उमर कामयाबी की ज़मानत तस्वुर किए जाते थे कि भाई उमर शरीफ का नाम आ गया तो टिकट बिकते। कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि जब जिन दिनों पे उमर बकरा किस्तों पे करने गए थे तो आशा भोसले जी का भी शो आया हुआ था, तो जब आशा भोसले को पता चला कि जी उमर शरीफ का शो है तो उन्होंने अपने शोज़ की डेट चेंज करवाई कि ताकि उनका शो जो है डिस्टर्ब ना हो। उन्होंने कहा भाई फ्लॉप हुए हैं। अमिताभ बच्चन का शो फ्लॉप हुआ है। जब उनकी खुदा गवाह फिल्म हिट हुई थी तो उस टाइम अमिताभ बच्चन, श्रीदेवी, सलमान, इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट शो में, और फिर उनकी एंट्री भी कैसे कि श्रीदेवी हाथी पे बैठ के आ रही हैं, अमिताभ बच्चन घोड़े पे बैठ के एंट्री, और सलमान खान बाइक पे, और उमर पाकिस्तानी शो को तो आपको पता नहीं एक बैकड्रॉप लगता था, नॉर्मल शो तो उसमें उमर को एक डर था कि अच्छा उसी हॉल में, एक ही हॉल में शो हो रहा था, ऊपर वाला हॉल था उधर जो है अमिताभ बच्चन का शो हो रहा था और नीचे वाले हॉल में उमर शरीफ का शो था। तो अब उमर कहते हैं कि जब हम इंटर हुए तो देखा कि यार बिल्कुल पब्लिक बाहर नज़र ही नहीं आ रही है, तो मैंने कहा प्रमोटर से, लो भाई आज तो बड़ी बेइज्जती हो गई और हम तो गए, आज तो जलील हो गए। तो उन्होंने कहा आप ज़रा अंदर जाके तो देखें। कहेंगे जब कर्टन हटा के देखा तो पूरा शो पैक था, और जब उमर की एंट्री होती थी तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने पाकिस्तान में भी देखा है, उमर की एंट्री पे 10 मिनट तो कम से कम क्लैप होती थी। इतनी क्लैप हुई कि अमिताभ बच्चन ने बंदा भेजा कि वहाँ नीचे क्या हुआ है, तो उन्होंने कहा जी वहाँ उमर शरीफ की एंट्री हुई है। और अमिताभ बच्चन का शो फ्लॉप हो गया था और उमर शरीफ का शो पैक था। और देखिए ये इज्जत अल्लाह देता है जब इंसान अपना काम, अपने फ़न से मोहब्बत करता है और नियतों का सब अमल दखल होता है, और वही फ़नकार देखिए कि जब पहचान बनती है और कहा जाता है कि जी उमर शरीफ कहाँ से है, तो लफ्ज़ आता है पाकिस्तान। और पाकिस्तानी के जो सफ़ीर होते हैं फ़नकारों को इसलिए अमन का सफ़ीर कहा जाता है, क्योंकि फ़नकार से पहले उसकी शोहरत, उसका काम, उसका फ़न वहाँ तक पहुँच चुका होता है। अगर आप एक डॉक्टर हैं तो आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं, मैं डॉक्टर हूँ, आप वकील हैं, आप इंट्रोड्यूस करवाते हैं, हम जिस भी शोबे से। मगर आर्टिस्ट की पहचान उसका अपना चेहरा और उसका वो काम होता है, जब आप कहीं जाने से पहले आपकी शोहरत वहाँ तक पहुँची होती है। तो ये तो इंडियन का मामला था, ये सब चीज़ें थी। अच्छा, अब जब उमर भाई की तबीयत ख़राब हुई और जब ये ख़बरें आना शुरू हुई और उस वक्त तक आप साथ थी, फिर एक और भी वाक़या मुझे याद है कि जर्मनी में भी डॉक्टर्स परेशान हो गए थे कि ये उमर शरीफ कौन है, वो वाला किस्सा मुझे बताइएगा भाभी आप। जब मैं उमर को लेके यहाँ जर्मनी, क्योंकि हमने जाना था अमेरिका लेकिन हमारा फ्यूल चेंज होना था, तो वो जर्मनी में हमारे दो तीन जगह स्टे थे। तो वो जब हम जर्मनी में रुके तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं, हमें इनको यहाँ 24 आवर्स के लिए रखना होगा क्योंकि इनका जो है ना ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, तो अभी हम इनको चेकअप करेंगे। अच्छा, जब ज़ाहिर है उमर को लेकर हॉस्पिटल और मैं चली गई वीज़े के लिए, क्योंकि उस टाइम हमारे पास वो वहाँ का वीज़ा नहीं था जर्मनी का, तो मैं वीज़े की वो कर रही थी। इतनी देर 4 घंटे मुझे लगे। 4 घंटे में जब मैं हॉस्पिटल वापस आई तो अल्हम्दुलिल्लाह वो डॉक्टर्स उनको स्टेबल कर चुके थे, तो माशाल्लाह सब ठीक था। तो फिर वो डॉक्टर ने मुझे बोला कि पूरी दुनिया से इतने हमें फ़ोन आए कि हम इतने परेशान हो गए कि ये कौन है, कौन आया है हमारे पास, और उनको तो ज़ाहिर है वो तो नहीं जानते थे कि वो कौन है। कह रहे इतने जगह से हमें फ़ोन आ रहे हैं, जर्मनी से भी फ़ोन आ रहे हैं, इंडिया से भी हमें फ़ोन आ रहे हैं, पाकिस्तान से भी फ़ोन आ रहे हैं, अमेरिका से भी कॉल्स आ रही हैं। तो इतनी हमें कॉल्स आई, तो कहेंगे फिर हमने गूगल किया, जब चेक किया और इनका नाम लिखा कि उमर शरीफ उनका नाम लिखा, तो पता चला कि बहुत बड़े सेलिब्रिटी। तो फिर उन्होंने बल्कि वहाँ के जो क्या कहते हैं इमरजेंसी रूम है, वहाँ पे अलाउ नहीं है किसी को आना, मगर वो स्पेशली मुझे वहाँ जो है ना रहने देते थे और मैं होती थी उमर के साथ वहाँ मौजूद। और देखिए कि फिर खुशी भी होती है, दिल बड़ा होता है कि जब आपके जो खाविंद है, जो शौहर है, उसका नाम इतना बड़ा है। पाकिस्तान में तो लोग मोहब्बत करते ही करते हैं, मगर जब आप अपने मुल्क से बाहर जाते हैं तब ये वाली चीज़ें हो रही होती हैं तो और ज़्यादा अच्छा लगता है, और दिल जो है ना, आप खुद अपने आप पे फ़ख्र महसूस करने लगते हैं। और ये मोहब्बतें होती हैं और ये सिर्फ़ खुदा की अता होती है कि हर किसी के हिस्से में शोहरत नहीं आती है और इस तरह से इज़्ज़त नहीं आती, ये सिर्फ खुदा की सलाहियतें होती हैं। बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत सारे फ़नकार काम कर रहे हैं, मगर देखिए फ़नकार होता है, चाहे उसका नाम हो या ना हो, मगर ये अता अल्लाह की तरफ से होती है कि वो आपको
किस मकाम से कहाँ कहाँ पहुँचा दे, तो हमेशा शुक्रगुजार रहना चाहिए। मगर यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। और आज इस ईद के मौका पर हमारे साथ मौजूद हैं ज़री उमर। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, और एक बार फिर हमारे तमाम देखने वालों को मीठी ईद की मीठी खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। और आज आपकी मुलाकात करवा रहे हैं ज़री उमर से, और उनसे गुफ्तगू का सिलसिला जो हमारा मुनक़ता हुआ था उसको जारी रखते हैं। और ज़री, क्या कहेंगी ईद के हवाले से, ख़ास तौर पर ईद पर आप क्या दिन किस तरह से गुजरता है? और यकीनन उनके साथ जब आप थीं तो चांद रात का भी माहौल कुछ और था, शॉपिंग आर्टिस्टों के साथ, और यकीनन अब वो वाली चीज़ें नहीं हैं। तो ईद पर उमर भाई की क्या मसरूफियात होती थी? एक तरफ ड्रामा, और सुबह फैमिली के साथ किस तरह से वक्त गुजारते थे? वही इसीलिए मैंने आपको सब बताया कि हमारी लाइफ जो थी वो किस तरह की थी, और ईदें और रमज़ान हमारे कैसे होते थे कि माशाल्लाह वो जो रौनक की थी। वही वाली बात जो आपने शुरू में की कि ईद की खुशियाँ जो होती हैं अपनों के साथ होती हैं, और उससे भी बढ़ के एक औरत के लिए उसके जो घर का सरबराह होता है वो उसका शौहर होता है। तो मेरे लिए उनके साथ ही वो ईदें थीं। तो अब वो तो सब रौनकें ख़त्म हो गई। अब वो चाहे रमज़ान हो चाहे ईद हो, अब शॉपिंग वगैरह तो हम नहीं। हाँ, ईद का दिन जो उस टाइम गुज़रता था, नमाज, उसके बाद वही सेवइयाँ खाना, फिर उमर सो जाते थे क्योंकि फिर उमर लाहौर भी जाते थे, फिर दोपहर की फ़्लाइट से उमर वापस आते थे, और शाम के फिर 2 शो होते थे, और फिर उसमें फिर ईदी देना, फिर ड्रामे के 2 शो होना, और फिर माशाल्लाह न्याज़ है वहाँ, उसमें देगें बनी होती थी, सदका दिया जा रहा होता था, एक रौनक होती थी। और उसके बाद फिर वो ड्रामा शुरू होना, माशाल्लाह अगर 2000 पब्लिक अंदर बैठी है तो 2000 पब्लिक बाहर खड़ी होती थी, और फिर एक शो ख़त्म होना, फिर दूसरे शो की पब्लिक इंटर, तो मतलब एक वो सारा माहौल होता था। फिर सुबह आके घर में भी उमर के साथ दोस्त आए हुए होते थे, तो घर में भी खाना वगैरह सब चल रहा होता था। हम सब तैयारी करके जाते थे कि सब चीज़ें जब हम वापस आएंगे तो हमें पता होता था कि उमर के आर्टिस्ट, उमर के दोस्त, ये सब साथ आएंगे, और एक रौनक। तो अब बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब वो तो क्योंकि अब ये है कि पहले भी मैं उमर के साथ ईद मनाती थी, अब भी मैं उमर के साथ ईद मनाती हूँ। बस ये कि वो साथ नहीं है, मगर मेरा ये कि मैं उठ के सबसे पहले उमर के पास जाती हूँ, अब्दुल्ला शाह गाज़ी, उनसे ईद मिल के, फिर फैमिली है, दोस्तें हैं, लेकिन हाँ, शॉपिंग किए हुए तो अरसा हो गया। बिल्कुल यकीनन। और ईद वही बात है कि जब तक आपके अपने प्यारे होते हैं, और पहले आप उनके साथ उसी घर में रहते हैं, फिर उनसे मिलने आपको कब्रिस्तान जाना पड़ता है, और ये बहुत मुश्किल वक्त होता है, लम्हा होता है, और कदर करनी चाहिए अपने रिश्तों की, और कोशिश करेंगे उनकी ज़िंदगियों में उनकी कदर करें। और जब शायद हमारे साथ जब ये रिश्ते होते हैं, हमें उतनी एहसास या कदर नहीं होती है, मगर जितनी हमें करनी चाहिए। फिर बाद में जब हम पछतावा करते हैं या सोचते हैं, तो कोशिश करें कि आप ज़िंदा लोगों की कदर करें, मोहब्बत करें, अपने पेरेंट्स से मोहब्बत करें, अपने बहन भाइयों से, और मियाँ बीवी अच्छे से रहें। और यही जो रमज़ान गुज़रा है, रमज़ान का मैसेज भी सब्र का है, बर्दाश्त का है, और रिश्ते बर्दाश्त नहीं करते बल्कि मोहब्बतों से इसको जो है ना, इसकी बेल परवान चढ़ाते हैं। और यकीनन आपकी ईदें मुख्तलिफ हैं उमर भाई के बाद। लेकिन मैं इस मामले में खुशकिस्मत हूँ कि मेरा जितना भी टाइम उमर के साथ गुज़रा, माशाल्लाह 20-22 साल का साथ है हमारा, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो खुशकिस्मत बीवी हूँ जिसे उसके शौहर की इतनी दुआएं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा शौहर मुझसे कभी एक दिन भी नाराज़ नहीं हुआ, उसको मुझसे कभी शिकायत नहीं है। और जो भी मैं जब कुछ करती थी तो उमर कहते थे, तुम्हें नहीं पता ज़रीन तुम्हें क्या मकाम मिलेगा, तुम कितनी अच्छी बीवी हो, तुम्हारा लिए अल्लाह ने ऊपर क्या मकाम रखा है। तो ये एक शौहर जब अपनी बीवी को इतनी दुआएं दे, ये बहुत कम होता है। देखिए ना, अल्लाह ताला ने शौहर को मिजाजी खुदा रखा है, और जब आपका मिजाजी खुदा जो आपके मिजाज के ऊपर आपको किसी पे पाबंद कर सकता है, और उस पर अगर वो आपसे राज़ी है, तो यकीनन अल्लाह भी आपसे राज़ी होगा। और ये आपके लिए भी बड़ी बात है कि जब उमर भाई के आखिरी वक्त तक आप साथ थी, आखिरी सांस तक आप साथ थी, और अल्लाह ताला ने वो आपको हौसला, ताकत, हिम्मत दी कि एक अकेली औरत उनको वहाँ से यहाँ लेकर आई। और यकीनन ये मुश्किल वक्त है, और इस ईद पर इसलिए हम आपके पास आए क्योंकि उमर भाई हम सबके ही हैं,
और लोग उनसे मोहब्बत करते हैं, मीडिया वाले उनसे मोहब्बत करते हैं और यकीनन वो भी उसी तरह से मोहब्बत करते थे। मुझे याद है हम जब भी किसी इवेंट पे जाते थे या उनसे कमेंट्स करने की तो कहते थे यार पहले जाओ खाओ, कुछ खाया नहीं खाया तो पहले खा लो, फिर उसके बाद में यहीं कर लेंगे। तो ये मोहब्बत होती है। बहुत कम ऐसे आर्टिस्ट होते हैं जो सबको साथ लेकर चलते हैं, जिनको अल्लाह ताला ने नाम दिया हो, कोई मकाम दिया हो और दुनिया आपकी फ़ैन हो और फिर उसमें आर्जी हो। फिर अल्लाह वाले भी थे और बहुत ज़्यादा उनमें आर्जी थी और फिर उनकी आखिर ख्वाहिश भी थी कि उन्हें अब्दुल्ला शाह गाजी के पहलू में जो उनकी तदफीन हो। उनकी ख्वाहिश भी थी और आप यकीन जाने 15 साल पहले मैं अक्सर ये बता रही होती हूँ कि जब हम इंडिया गए थे दिल्ली, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के मज़ार पे जब हम गए तो वहाँ पे आपको पता है पहले अमीर खुसरो का एक छोटा सा मज़ार बना हुआ है, कब्र बनी हुई है, मज़ार तो नहीं बना। तो वहाँ पे हम दुआ कर रहे थे और उमर मुझे उनके बारे में बता रहे थे। तो उमर कहने लगे कि देखो अभी हम यहाँ दुआ कर रहे हैं, फिर हम हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के पास जाएंगे। तो उमर कहने लगे कि जिस तरह से लोग पहले इनके पास आते हैं अब फिर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के पास जाते हैं, तो एक दिन आएगा जब मैं इस दुनिया में रहूँगा तो लोग पहले मेरे पास आएंगे फिर अब्दुल्ला शाह गाजी पे जाएंगे। तो मतलब ये पीर और मुर्शद का एक रिश्ता है ना? हाँ। जब आप किसी को अपना पीर तसव्वुर करते हैं और ये जो इश्क है हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ की निज़ामुद्दीन औलिया से अमीर खुसरो की, तो ये आपस में अकीदत मोहब्बत हैं। हाँ, तो वो जो एक उमर का वो था ना, अब मैं जब जाती हूँ तो क्योंकि मैं हर हफ्ते ही जाती हूँ उमर के पास और उन्हें पूरे हफ्ते की जो है ना उनको अपनी कहानी सुना के आती हूँ। जैसे मैं उनसे बातें करती थी तो अभी भी जाके मैं उन्हें पूरे हफ्ते की कि क्या क्या मैंने किया, किससे मिली, कहाँ गई, तो वो मैं सारी उनको कहानी सुनाती। तो मैं आप देख रही होती हूँ कि इतने लोग दुआ करने आए हुए थे। तो मुझे वो लगता है कि यार उमर ने उस टाइम, मैं ये नहीं कहूँगी कि लोग पहले उनके पास आते फिर आ जाते, बट जो उन्होंने कहा था वही है, लोग वहाँ आए होते और वो अब्दुल्ला शाह गाजी पे। तो लास्ट उमर के इंतकाल से पहले की 27वीं शब थी, यही 27वीं शब थी। तो मुझे याद है कि 27वीं शब को उमर ने मुझे कहा कि ज़रीन अब मैं मर जाऊंगा, मुझे बस जाना है। तो मैं रोने लगी, मैं उनका हाथ पकड़ के बैठ गई। क्या मेरा तो सोचे ना, मैं तो आपके बगैर रहने की आदी नहीं हूँ। तो कहने लगे तुम्हारे लिए जी रहा हूँ, बस तुम मुझसे वादा करो कि मुझे लाहौर नहीं लेके जाओगी और मुझे जो है ये अब्दुल्ला शाह गाजी पे मेरी तदफीन करोगी। तो उस टाइम तो खैर मैंने दुआ वगैरह दे के वो कर दी। लेकिन जब जर्मनी में थी और जब डॉक्टर ने मुझे कहा कि अब ये नहीं है, तो पहले जब मैं उनके पास गई और उनसे खूब सारी लड़ाई की और फिर उनको देखा तो उनके चेहरे पे जो एक सुकून था, जैसे वो कह रहे हो कि ज़रीन मुझे जाने दो। तो बस मैंने फिर उनको बहुत प्यार किया और फिर मैं उनके सीने पे सर रख के लेटी हुई थी। तो मेरे एक दिल में आया कि मैं उमर को लाहौर लेके जाऊं, क्योंकि वहाँ उनकी अम्मी भी है और उनकी बेटी भी है, एक ही जगह पे हैं। अम्मी की कब्र, उनकी बेटी की कब्र साथ है। तो मेरा आया कि उमर की अम्मी, क्योंकि दोनों से ही वो बेतहाशा प्यार करते थे, माँ से भी और बेटी से भी। तो मेरी सोच में आया कि मैं लेके जाऊँ। तो लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे उमर ने झंझोड़ा हो कि ज़रीन मैंने तुमसे क्या कहा था। तो फिर मैंने फ़ौरन वसीम बदामी उनको फ़ोन किया और उनको मैंने कहा कि उनकी ख्वाहिश थी। और आप यकीन जाने कि उन्होंने बात की और मेरे ख्याल में 10 मिनट में, विदिन 10 मिनट में इजाज़त मिल गई, मामला तय हो गया सारे। और देखिए कि जाने वाले को पता चल जाता है कि वो अब जाने वाला है, ये रुखसत होने वाला है और हम उस वक्त नहीं महसूस कर रहे होते। हमें लगता है कि शायद कोई ऐसे ही बात कर दी है, ये चीज़ें कर दी हैं। तो मगर ये जो इंसान दुनिया में आया है उसे भी जाना है, मगर अपनों की कमी को कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता। जब भी कोई मौका आता है, त्यौहार आता है, तो अपने शिद्दत से याद आते हैं, क्योंकि आपने उनके साथ वक्त गुजारा होता है, लम्हा लम्हा गुजारा होता है। तो फिर ज़िंदगी है, चलती हैं चीज़ें और जो लोग हयात हैं उनकी हमेशा मैं ये कहता हूँ कि इज़्ज़त करें, कदर करें। और क्योंकि वक्त गुजारना है आपने, तो अच्छा वक्त गुजारें और अपनों के साथ जो वक्त होता है वो क्वालिटी वर्क होता है। और इसी तरह हमारी भी पहली ईद है, पहले पिछले साल हमारे वालिद साहब हमारे साथ थे, इस साल नहीं है, मगर कमी महसूस होती है। जब आपके अपने जाते हैं तो फिर आपको उसका एहसास होता है। तो ज़रीन कोई मैसेज देना चाहें ईद के हवाले से, क्या कहें? मैसेज तो क्या देना, लेकिन सबको बस ये कि दुआ है कि अल्लाह पाक सबके लिए, सबके घरों को आबाद रखे और ख़ुशियों के साथ ईदें आएँ। और जो परेशानियां हैं इस टाइम लोगों के, जो महंगाई का एक वो है और जो और माशी परेशानियां और जो सारी चीज़ें हैं, अल्लाह पाक सबकी मुश्किलें आसान करे और बस मिलजुल के सब रहें और अच्छे से ईद मनाएँ और बस ईद के दिन है, बस खुशियाँ मनाएँ। बिल्कुल जी, खुशियाँ मनाएँ और यही ज़िंदगी है, कभी खुशी कभी गम है
और ये ज़िंदगी यूं ही चलती रहती है। तो कोशिश करें 4 दिन की ज़िंदगी को हंस खेल कर गुजारें और लोगों के शिकवे शिकायतों को दूर करें, गलतियों को माफ़ करें, मुआफ़ी कर देने वाले बने और अल्लाह ताला भी मुआफ़ी को पसंद करता है। चाहे आप उससे माफ़ी मांगें या उसके बंदों को माफ़ कर दें, वही तमाम चीज़ें पसंद करता है। और ईद का मौका है, अपने रूठे हुओं को गले लगाएं और उनसे मिलें और ईद उनके साथ मनाएं। उम्मीद करते हैं कि आज का ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। आज के इस प्रोग्राम से राहिल बेग को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।